वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और आज पढ़ेंगे GEF के बारे में। ठीक है, GEF है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो चलिए सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी बोलता है। सबसे पहले देखिए 1992 UN अर्थ समिट, फिर 1994 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC। उसके बाद है फर्स्ट असेंबली इंडिया में 1998 में, 2001 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, फिर सेकेंड असेंबली चाइना में, फिर 2005 में है रिसोर्स एलोकेशन फ्रेमवर्क, फिर आती है थर्ड असेंबली साउथ अफ्रीका में, फिर 2010 में फोर्थ असेंबली उरुग्वे में, फिर 2010 में स्टार भी है, स्टार मतलब सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और 2010 में आपका UNCCD भी है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर UNCCD। फिर आता है 2013 में है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर मिनामाटा कन्वेंशन, 2014 में फिफ्थ असेंबली मैक्सिको, और 2018 में सिक्स्थ असेंबली वियतनाम। ठीक, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि GEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये क्या है। तो ये देखिए, यह एक स्वतंत्र रूप से परिचालित वित्तीय संगठन है जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय, भूमि क्षरण, ओजोन परत और अनवरत जैविक प्रदूषकों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और GEF को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा संयुक्त रूप से है। इसमें याद रखिएगा UNDP, वर्ल्ड बैंक और UNEP द्वारा है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF 183 देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में एकजुट करती है और राष्ट्रीय सतत विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करती है। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जैविक विविधता पर अधिनियम यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको CBD, जलवायु परिवर्तन पर कुछ राष्ट्र ढांचा अभिसमय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCCD, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम POPs जिसको बोलते हैं, और पारा पर मीनामाटा अभिसमय यानी मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, वित्तीय क्रियाविधि के रूप में GEF काम करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी? CBD, UNCCD, स्टॉकहोम POPs और मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। चलिए देख लेते हैं आगे और अच्छे से कि GEF निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है और ऑप्शन एलिमिनेट करने को दे दिया गया है। तो देखिए, जैविक विविधता पर सम्मेलन CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, UN कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD, अनवरत कार्बनिक प्रदूषकों यानी POP पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, पारे पर मीनामाटा कन्वेंशन। ठीक है, हालांकि ओजोन परत यानी MP को परिभाषित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत क्षरण से संबंधित है उसमें यह औपचारिक रूप से नहीं जुड़ा है, परंतु बदलती अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इतनी चीज़ें इनके लिए ये वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। फिर आता है GEF 18 एजेंसियों के साथ काम करता है, जिनमें से उल्लेखनीय कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, एशियाई विकास बैंक, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, विश्व वन्य जीव कोष US, संरक्षण इंटरनेशनल,
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, ठीक है, याद रखिएगा ये इतनी एजेंसियों के लिए काम करता है, ठीक है। फिर है कार्य का क्षेत्र, ये देखते हैं इसके कार्य का क्षेत्र। तो देखिए, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, सतत वन प्रबंधन, रेड+ और ओजोन परत क्षय, ठीक है। मीनामाटा सम्मेलन, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। फिर है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छत्रक विधान यानी एम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो है आपका ये आर्टिकल 253 के तहत है, ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ज़्यादा ये लोग एक्टिव हुए थे कब? जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। और 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे, यानी अनुमोदन की जगह आकलन कर दिया गया। फिर है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र चयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। नोबु फुकुओका एक जापानी किसान और दार्शनिक थे जो अपनी प्राकृतिक खेती और निर्जन भूमि के पुनर्विकास के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और ग्रीन आर्मी, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में पढ़ा था। इसमें क्या है कि 17 से 24 साल के युवाओं के लिए पर्यावरण के लिए प्रशिक्षण और काम करने के लिए 6 महीने का ये कार्यक्रम है। हरित सेना यानी ग्रीन आर्मी की परियोजनाओं में देसी वनस्पति विरासत की बहाली, पशु आवासों की रक्षा करना और शहरी, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में पुनर्जीवन को फिर से शामिल किया गया है। और ये कार्यक्रम अब बंद हो चुका है, लेकिन हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हरित आर्मी, हरित सेना, ये किससे रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है जैव विविधता, ठीक है। ये लंबा टॉपिक है तो इसको देखेंगे अलग से अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो दिए जा रहे हैं आपके अपकमिंग स्टेट PCS, समीक्षा अधिकारी, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एग्ज़ाम भी आ गया है आपका मई में, तो बिल्कुल अभी से लग जाइए। थैंक यू सो मच।